हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द मोनोपोली, दैट इज़ नथिंग बट योर रेवेन्यू मॉडल, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन रेवेन्यू मॉडल इन केस ऑफ अ मोनोपोली फर्म। तो इसके पहले हमने क्या देखा, इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर, कुछ इंट्रोडक्शंस देखे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मोनोपोली का, दैट इज़ नथिंग बट द रेवेन्यू मॉडल्स and you can say the short run and long run equilibrium of a monopoly market. So let's start with it. जरा ध्यान देना आप लोग। तो रेवेन्यू एनालिसिस ऑफ अ मोनोपोली फर्म एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक जो मोनोपोलिस्ट होता है, एक जो सिंगल सेलर होता है, वो सिंगल सेलर एक पर्टिकुलर मार्केट में कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अब वो रेवेन्यू जनरेशन जो है, हमें पता है बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं रेवेन्यू जनरेट करने के, रेवेन्यू अर्न करने के, प्रॉफिट करने के, प्रॉफिट कमाने के। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ टूल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं कि फाइंड आउट करने के लिए कि कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितने प्रॉफिट के बाद, कितने प्रोडक्शन के बाद हमें क्या करना है, रुक जाना चाहिए। सो देयर आर द मैनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम देखेंगे यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम परफेक्ट कंपटीशन से। सो वेलकम बैक टू द जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नाउ विल गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ योर रेवेन्यू एनालिसिस ऑफ अ मोनोपोली फर्म। जब बात करते हैं हम रेवेन्यू एनालिसिस ऑफ अ मोनोपोली फर्म की, तो यहाँ पे इसके पहले अगर आपको याद होगा, परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा था। परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या देखा था कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। एक ये कंडीशन था कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, जिसका मतलब होता है कि प्राइस इज इक्वल्स टू योर मार्जिनल रेवेन्यू। और प्राइस जो है यहाँ पे, प्राइस ये फिक्स्ड होता है। तो वेदर यू आर परचेजिंग, भले ही आप 100 यूनिट परचेस करो, 100 यूनिट परचेस करो, 102 यूनिट परचेस करो, या 105 यूनिट परचेस करो, या फिर आप 1000 यूनिट परचेस कर लो, आपको एक फिक्स प्राइस ही पे करना है। किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में। इसके लिए यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है आपका, इक्वल हो जाता है एवरेज रेवेन्यू और प्राइस के। ये बेसिक सिचुएशन है, ये एक बेसिक सिचुएशन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर और भी चीज़ों की, तो हमने क्या पढ़ा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इफ़ यू रिमेंबर, the conditions of equilibrium, MR AR is equals to P, and this is what your marginal cost. This is a point of equilibrium. ये point of equilibrium कैसे है, तो यहाँ पे दो conditions आपको बोला था मैंने याद करने के लिए क्लास, आप सबको ये दो conditions याद रखनी है कि पहला condition marginal cost इज इक्वल्स टू द मार्जिनल रेवेन्यू। ये पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल हैं। और सेकंड कंडीशन था कि MC इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और बोल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट जो है इट कट्स बिलो MR कर्व फ्रॉम बिलो। ये कुछ कंडीशंस हमने परफेक्ट कंपटीशन के केस में देखे थे, अगर याद होगा तो। पहला मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू योर मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, या फिर मार्जिनल कॉस्ट नीचे से मार्जिनल रेवेन्यू का को कट करना चाहिए। तो ये कंडीशन था किसका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। और ये सिचुएशन है आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कुछ ये चीज़ें हमने पिछले वीडियोज़ में देखी थी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के केस में। इसके बाद आज हम चालू करने वाले हैं मोनोपोली मार्केट की। तो जब बात करते हैं मोनोपोली मार्केट में, तो आपको पता ही है मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, सिंगल सेलर्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं। सो वी एक्सप्लेन दैट द मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसा आपको बताया मैंने, मोनोपोली के केस में डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, लेट्स सी। इन केस ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये यहाँ पे आया परफेक्ट कॉम्पिटिशन का डिमांड कर्व, और यहाँ पे आया मोनोपोली मार्केट का डिमांड कर्व ना। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है क्लास, कि मोनोपोली मार्केट में सबसे पहले यहाँ पे सिंगल सेलर होता है, और जब बात होती है सिंगल सेलर की, तो
तो कस्टमर्स के पास ऑप्शन नहीं होता। अब जब कस्टमर्स के पास ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर्स को परचेस करना पड़ता है जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है। और सेलर्स का क्या होता है, एक मोनोपोली मार्केट में एक सिंगल सेलर होता है, तो सिंगल सेलर को पता है कि मुझे कस्टमर्स जो है मेरे साथ में, मेरे पास में ही गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करेंगे, दे आर गोइंग टू परचेस फ्रॉम मी। सो व्हाट दे आर डूइंग, क्या करेंगे वो प्राइजेस को एज इट इज़ रखेंगे या प्राइस को थोड़ा सा कम करके ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली मोनोपोली और सिंगल सेलर के केस में डिमांड कर्व आपका क्या होता है, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। In case of a monopoly, the demand curve is downward sloping, or it is known as relatively inelastic. Relatively क्या होता है, inelastic. Inelastic means fix होता है, ये relatively क्या होता है, fix होता है, steeper होता है. It is what? It is relatively steeper. डिमांड कर्व ये क्या रिलेट करता है, ये रिलेट करता है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सेकंड, यहाँ पे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व है, क्योंकि एक सिंगल सेलर है, उसका डिमांड मार्केट में क्या है, फिक्स है, कस्टमर्स को उसी से परचेस करना है। सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज देयर इन द केस ऑफ अ मोनोपोली मार्केट। इसके बाद हमने क्या देखा था, जरा याद करने की कोशिश करो। We have explained that the monopoly market, we have explained that the monopolist demand curve is downward sloping, जैसा मैंने आपको बताया। Demand line is also the average revenue line and the price line as we have seen in the perfect competition. Perfect competition केस में अगर आपको याद होगा तो perfect competition के केस में हमने देखा था marginal revenue is equals to average revenue is equals to price, ये situation था। इन द मोनोपोली 2 द एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे मोनोपोली के केस में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस, बट यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज रेवेन्यू। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल्स टू द एवरेज रेवेन्यू इन केस ऑफ अ मोनोपोली। एंड इनके बिहेवियर्स क्या हैं वो देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ अ TR, AR एंड MR अंडर द मोनोपोली एंड इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज द सेम। देखो कितने टाइप के मार्केट होते हैं क्लास पर, ध्यान देना। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन, ये होता है तुम्हारा परफेक्ट मार्केट, और बाकी परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ के जितने भी मार्केट होते हैं वो सब क्या होते हैं, तुम्हारे इम्परफेक्ट कंपटीशन होते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब जहाँ पे कंपटीशन परफेक्टली नहीं होता है, कभी कभी सब साथ में मिलके सही करते हैं, गुड सेल करते हैं, और कभी कभी क्या होता है, दे आर द ओनली वन सेलर। मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिओपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके इम्परफेक्ट कंपटीशन के। तो वहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अंडर द मोनोपोली द सेलर कैन इंक्रीज हिज सेल्स ओनली बाय लोअरिंग द प्राइसेस। मोनोपोली के केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अगर हमको अर्न करना है, अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें उस हिसाब से सेल करना पड़ेगा। अब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैक्सिमम सेल करना है, और मैक्सिमम सेल करने के लिए हमें प्राइजेस को कम करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा सेल करना है, ज़्यादा सेल करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। अब ये मैक्सिमम प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा सेल की ज़रूरत है। ज़्यादा सेल करने के लिए हमें प्राइस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। और जब प्राइस हमारा डिक्रीज़ होगा तब जाके हमारा क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। सो द सेलर कैन इंक्रीज हिज सेल्स ओनली बाय लोअरिंग द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड देयरफॉर द फर्म्स एवरेज रेवेन्यू फॉल्स व्हेन द एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड्स आर सोल्ड इनटू द मार्केट। सिंस प्राइस ही तुम्हारा क्या है, यहाँ पे प्राइस ही इक्वल है एवरेज रेवेन्यू के, तो जब प्राइस तुम्हारा गिरेगा तो एवरेज रेवेन्यू भी क्या होगा, तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू भी क्या होगा, गिरेगा। सो व्हेन द प्राइस विल गोइंग टू फॉल, एवरेज रेवेन्यू भी क्या होगा, फॉल होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या है, सेम है। तो अगर तुम कम प्राइस चार्ज करोगे तो तुम्हारा रेवेन्यू भी क्या होगा, कम होगा। सो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि रेवेन्यू फॉल होगा व्हेन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड्स आर सोल्ड इनटू द मार्केट। हेंस द फर्म्स डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सिंस द एवरेज रेवेन्यू इज फॉलिंग, marginal revenue also falls.
जब आपका एवरेज रेवेन्यू गिरेगा तब मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होगा, फॉल होगा। व्हेन योर एवरेज रेवेन्यू विल गोइंग टू फॉल, मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होगा, यहाँ पे फॉल होगा। बट द रेट ऑफ अ फॉल इन द मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द रेट इन द एवरेज रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू जो है मोनोपोली में, मार्जिनल रेवेन्यू जितने से गिरेगा उससे कई कम में एवरेज रेवेन्यू फॉल होगा। या फिर एवरेज रेवेन्यू अगर 10 रुपये से गिरता है तो मार्जिनल रेवेन्यू 10 रुपये से ज़्यादा से गिरेगा। 10 की जगह पे 15, 20, 25 रुपये से क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू गिरेगा। तो एवरेज रेवेन्यू में जो फॉल होगा उससे कई ज़्यादा फॉल क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू में होगा। ये एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू, अगर एवरेज रेवेन्यू दोनों इक्वल है, अगर एवरेज रेवेन्यू थोड़ा सा गिरता है तो मार्जिनल रेवेन्यू बहुत ज़्यादा गिरेगा। सो दैट इज़ द केस एग्जैक्टली इन द मोनोपोली ओवर हियर, यहाँ पे। और मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द ग्रेटर दैन द एवरेज रेवेन्यू and consequently the marginal revenue curve will lie below the average revenue curve and the total revenue increases initially. So यहाँ पे कुछ explanation part दिए गए हैं, if you're going to see this one. Now पहला आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यूनिट सोल्ड, प्राइस पर यूनिट, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और फिर मार्जिनल रेवेन्यू। जब हम फर्स्ट यूनिट सेल करते हैं, व्हेन वी आर सेलिंग द फर्स्ट यूनिट, पहला यूनिट हमने सेल किया तो वहाँ पे प्राइस कितना चार्ज हुआ, 10 रुपया, और क्वांटिटी इनटू प्राइस करोगे तो क्या आएगा आपका, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू कितना आया, देखो 10 रुपये आ गया। फिर जब हमने दूसरी क्वांटिटी सेल की तो हमने प्राइस कितने की लगाई, 9 रुपये का प्राइस लगाया, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी आपको सेल करना है तो आपको प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब प्राइस कम होगा तब मार्केट में डिमांड क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमने क्या किया है, 11वीं 12वीं में पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब प्राइस को इंक्रीज़ करोगे तो डिमांड डिक्रीज़ होगा और प्राइस को डिक्रीज़ करोगे तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो वो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एवरेज रेवेन्यू कितना, 10, और मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है, 10। बट जैसे हमने क्या किया, अपनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे हमने अपनी क्वांटिटी, अपनी यूनिट्स को मार्केट में सेल करने को क्वांटिटी हमने क्या किया, मार्केट में जो क्वांटिटी सेल कर रहे हैं उसको इंक्रीज़ किया, वैसे ही क्या हुआ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एवरेज रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा है 1 रुपये पे। पहले कितना था यहाँ पे, 10 रुपया, फिर कितना हुआ, 9 रुपया, फिर कितना हुआ, 8 रुपया, फिर कितना हुआ, 7, 6, 5, 4 एंड 3। तो ये 1-1 रुपये से क्या हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू गिर रहा है। एवरेज रेवेन्यू इज़ फॉलिंग बाय 1 रुपी। बट इन केस यहाँ पे देखोगे मार्जिनल रेवेन्यू कितने से गिर रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू देखो पहले 10 रुपया था और एवरेज रेवेन्यू भी 10 रुपये था। जैसे ही एवरेज रेवेन्यू 10 रुपये से 9 रुपया हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू 10 रुपये से कितना हो गया, 8 रुपये, यानी कि यहाँ पे कितने का फॉल आया, 2 रुपये का। फिर जैसे ही 9 रुपये से ये 8 रुपया हुआ, ये 8 रुपये से क्या हो गया, 6 रुपया। तो यहाँ पे फॉल इन द मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉल जो है वो ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू से। The fall in the marginal revenue is greater than the marginal revenue का fall जो है ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू के फॉल से। That is only the case. Second thing, अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है हमारा, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है। एग्रीड, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू हमारा मैक्सिमाइज हो रहा है, बात सही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू एक सर्टन स्टेज पे आके क्या हो गया है, रुक गया है। अगर बात करें आप यहाँ की, इफ यू गोइंग टू सी दिस थिंग, अब जैसे ही मैंने 6th यूनिट क्या किया, मार्केट में सेल किया, जैसे ही मैंने 6th यूनिट मार्केट में सेल किया एट अ 5 रुपीज़ ऑफ 5, मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है, पहले 30 था और अभी भी कितना है, 30 है, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। जब टोटल रेवेन्यू आपका कांस्टेंट हो या सेम हो जाए तब मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा आपका, 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिलेशनशिप देखें, अगर आप रिलेशनशिप देखें टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का,
व्हेन विल गोइंग टू सी द रिलेशनशिप ऑफ अ टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपका स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है। जब टोटल रेवेन्यू स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। जब टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट हो गया तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, ज़ीरो। और जैसे ही टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होना चालू हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया। सो बेसिकली इफ यू गोइंग टू सी द रिलेशनशिप, यहाँ पे ऐसा है कि एक सर्टन स्टेज तक क्लास हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आउटपुट मार्केट में सेल कर सकते हैं। तुम अपने आउटपुट एक सर्टन स्टेज तक मार्केट में सेल कर सकते हो। उसके बाद अगर ज़्यादा सेल करना चालू किया आपने, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा सप्लाई करोगे मार्केट में, तो कस्टमर्स क्या करेंगे, तुम्हारे गुड्स परचेज नहीं करेंगे। कस्टमर्स विल नॉट गोइंग टू बाय योर गुड्स व्हेन यू विल गोइंग टू ओवर सप्लाई योर गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द मार्केट। सो ज़्यादा सेल करने के चक्कर में, ज़्यादा प्राइस गिरा के हम सोचा ज़्यादा सेल कर ले, तो अंत में क्या होगा, एक स्टेज के बाद हमारा टोटल रेवेन्यू गिरेगा और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हुआ मतलब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो गया है कि जिसकी कॉस्ट अगर 10 रुपये है तो उसको हम लोग 8 रुपये में सेल कर रहे हैं। कॉस्ट है 10 रुपया, सेल कर रहे हैं 8 रुपये का, तो लॉस कितने का हो रहा है, 2 रुपये का। तो ये जो हो गया, ये कंडीशन हो जाता है कब, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये स्टेजेस क्या है, दिस इज द स्टेजेस, दिस आर द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू। ये एक रिलेशन है टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में। आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें याद रखनी है कि जब आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज। फिर टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, कांस्टेंट, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया, ज़ीरो। जैसे टोटल रेवेन्यू गिरा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये रिलेशन है आपका टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में मोनोपोली के केस में। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, अगर हमको प्राइस और डिमांड का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है कि जब प्राइस डिक्रीज होगा, जब भी प्राइस हमारा डिक्रीज होगा, डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जब हमको सेल अपना इंक्रीज करना है, तो हमें प्राइस को क्या करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। प्राइस मार्केट में गिरेगा, कस्टमर्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा डिमांड करना चालू करेंगे, कस्टमर्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड आफ्टर द अट्रैक्शन ऑफ द कंज्यूमर यू कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स इनटू द मार्केट। सो वो आपका लुकआउट होगा। तो ये क्या है, दिस इज द इंटायर स्टेज जो हमने ऑलरेडी अभी कवर किए हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद इट। एक बार इसके एक्सप्लेनेशंस भी देख लेते हैं क्लास। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जरा देखते हैं। द फर्म्स डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सिंस द एवरेज रेवेन्यू इज फॉलिंग, मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो फॉल्स, बट द रेट ऑफ अ फॉल इन द MR इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ अ फॉल इन द एवरेज रेवेन्यू। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा गिर रहा है एज कम्पेयर टू द एवरेज रेवेन्यू। Consequently, the marginal revenue curve will lie below the average revenue curve and the total revenue increases initially, reaches a maximum level and then falls with the increase in the output sold. Total revenue के साथ क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में ये इंक्रीज होगा, फिर एक स्टेज आएगा जहाँ पे जाके ये क्या होगा, रुक जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये गिरना चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, तो अगर एवरेज रेवेन्यू 1 रुपये से गिरेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू कितने से गिर रहा है, 2 रुपये से। मतलब फॉल इन द मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द फॉल इन द एवरेज रेवेन्यू। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। सेकंड, अगर टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो इनिशियली टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने के बाद फिर टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, गिरना चालू हुआ। और जब टोटल रेवेन्यू गिर रहा था तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, गिर रहा है, फिर मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ पे आया, 0 पे, फिर उसके बाद टोटल मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये एक और रिलेशनशिप है आपका टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे, इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, the total revenue increases initially as I have told you and marginal revenue is positive until the total revenue reaches its maximum। जैसे ही मार्जिन टोटल रेवेन्यू ने अपने मैक्सिमम पॉइंट को रीच किया, उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू के साथ क्या हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू गिरना चालू हो गया। सो द सेम सिचुएशन है जैसा मैंने आपको अभी बताया।
इट इज़ नथिंग लाइक दिस वन ओनली कि इनिशियली ये इंक्रीज हो रहा है, फिर मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ, एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे मैक्सिमम आया, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे अचीव किया। अब जब जैसे ही एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के केस में अगर देखोगे, जैसे ही टोटल रेवेन्यू ने मैक्सिमम पॉइंट को अचीव किया, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ज़ीरो। इसके बाद जैसे ही टोटल रेवेन्यू गिरना चालू हुआ, आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, नेगेटिव। तो सेम रिलेशनशिप जो है हमने बार बार देखना है। पहले हमने ग्राफ देखा, पहले हमने टेबल देखा, फिर हम ग्राफ देखेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, विल गोइंग टू फाइंड आउट द फाइनल कंक्लूजन। तो मैक्सिमम रेवेन्यू इफ विल गोइंग टू सी द मैक्सिमम एंड इट बिकेम नेगेटिव व्हेन द टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स फॉलिंग, द सेम सिचुएशन। मार्जिनल रेवेन्यू इज अ जीरो व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम and average revenue declines continuously at a price zero, both average revenue and total revenue becomes a zero. So basically कहने का मतलब सेम है, हर चीज़ें बार बार रिपीट की गई हैं और इस जिस पे हमें ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो सेम एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है टेबल नंबर 4.1 का। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, द बिहेवियर ऑफ अ टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज ब्रॉट आउट इन द टेबल 4.1, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की। एंड इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल 4.1 की एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, इट इज़ फॉलिंग। हाउ इट इज़ फॉलिंग, सो इफ यू गोइंग टू सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू भी गिर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, गिरते जा रहा है। देन उसके बाद क्या हो रहा है, additional unit of a goods are sold but the marginal revenue is lower than the average revenue. Marginal revenue is positive as long as the total revenue is increasing. तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो टोटल रेवेन्यू पहले 10 था, फिर 18, फिर 24, फिर 28, फिर 30। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसी साथ में मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव है। इट इज़ वॉट, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर्स। Then when the total revenue remains the constant, it's a maximum level and the marginal revenue is zero. The relationship between the total revenue, average revenue and the marginal revenue is presented in the figure 4.2 as observed in the figure 4.2, जो चीज़ें हम अभी देखने जा रहे हैं। जब बात की जाए रेवेन्यू मॉडल की, तो रेवेन्यू मॉडल इन द मोनोपोली मार्केट ये डिपेंड करता है आपके मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू पे। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, हम लोग ड्रॉ करते हैं एक डायग्राम एंड इसको डायग्राम के मदद से हम क्या करेंगे, इसे समझेंगे। सेम डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा जो आपके टेक्स्ट बुक में है। ये है आपका एवरेज रेवेन्यू, ये है आपका मार्जिनल रेवेन्यू और ये है आपका टोटल रेवेन्यू कर्व। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया टोटल रेवेन्यू कर्व। तो इनिशियली अगर आप ध्यान दोगे तो जब एवरेज टोटल रेवेन्यू कर्व इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या है ये, यहाँ पे ये है पॉजिटिव, क्या है, ये पॉजिटिव है। फिर इसके बाद एक सर्टेन स्टेज आएगा, उसके बाद आपका टोटल रेवेन्यू कर्व क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो टोटल रेवेन्यू कर्व यहाँ पे कांस्टेंट है। जब टोटल रेवेन्यू कर्व आपका कांस्टेंट है तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कितना है, ज़ीरो। यहाँ पे इनिशियली टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर्स किस में, पॉजिटिव हैं। फिर जैसे ही टोटल रेवेन्यू आपका कांस्टेंट हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है आपका, ज़ीरो। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या है, ज़ीरो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है और ये टोटल रेवेन्यू का मैक्सिमम पॉइंट है। इसके बाद अगर देखो तो टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू गिरते जा रहा है और टोटल रेवेन्यू के गिरने से मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, यहाँ पे रेवेन्यू के गिरने से ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया है। बात समझ में आ रही है आपके, ये क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू कर्व के बाद मार्जिनल रेवेन्यू कर्व यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो ये पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन है आपका नेगेटिव। सो सिमिलर टोटल रेवेन्यू जब डिक्रीज हो रहा है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जा रहा है, नेगेटिव।
यही रिलेशनशिप है आपका टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच में। सेम सिचुएशन है, बार बार वही चीज़ें रिपीट की जा रही हैं, आप उसको रीड कर लेना। हम चलो वापस रीड कर लेते हैं एक बार और सेम रिलेशनशिप को। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि द फैक्ट दैट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व लाइज बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व इंडिकेट्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डिक्लाइज फास्टर दैन द एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट अ 6th यूनिट ऑफ आउटपुट और एट अ OM। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें सेम डायग्राम तो कुछ ऐसा होगा क्लास कि ये आपका 6th यूनिट है जिसपे ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू कर्व और ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका टोटल रेवेन्यू कर्व क्या है, मैक्सिमम है। तो 6th यूनिट तक क्या हो रहा है, 6th यूनिट तक इट इज़ गुड। एट अ 6th यूनिट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या हो जा रहा है, 0। इसके बाद बियॉन्ड द OM आउटपुट MR बिकम्स द नेगेटिव। अगर यहाँ पे आउटपुट की बात की, सपोज दिस इज O एंड दिस इज M, तो OM के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, OM के बाद का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपका डिक्रीज हो रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। एंड द सेम एक्सप्लेनेशन इज गिवन इनटू द ओवर हियर, सो यू विल गो टू डिस्कस। हम लोग क्या करेंगे, इसे कंटिन्यू करते हैं। The figure 4.2 is a two parallel A and B diagram, and in the panel A, average revenue and marginal revenues are shown. Both are downward sloping. The downward sloping average revenue curve declines that it indicates that the more can be sold only by lowering the prices, जैसा मैंने बताया आपको, as shown in the table 4.1, MR is less than the AR, therefore the MR curve is below the AR curve. So basically अगर यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग तो क्या हो रहा है यहाँ पे वही सेम सिचुएशन है कि ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ज़्यादा जोर से गिर रहा है, इट इज़ फॉलिंग रैपिडली एज कंपेयर टू योर एवरेज रेवेन्यू। सेम सिचुएशन, सेम चीज़ें वापस रिपीट होंगी। आई होप यू आर क्लियर विद इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ मोनोपोली फर्म। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है क्लास, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ नॉर्मल चीज़ें दिमाग में रखनी है। जैसे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एडिशनल रेवेन्यू अर्न होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू होता है दैट इज़ योर टोटल रेवेन्यू, एंड द एवरेज रेवेन्यू इज़ नथिंग बट द प्राइस। सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, फॉल होगा। जैसे एवरेज रेवेन्यू गिरना चालू होगा टोटल रेवेन्यू गिरना चालू होगा, टोटल रेवेन्यू गिरना चालू होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू गिरना चालू होगा, एंड देयर आर द मेनी मोर थिंग्स विच वी कैन सी। Apart from this, the next one is your equilibrium condition of a monopoly firm. आपको याद है कुछ परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या किया था, याद कीजिए। परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमने कुछ पढ़ा था। नाउ इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ मोनोपोली फर्म, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देना यहाँ पे। इक्विलिब्रियम ये वो पॉइंट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये वो कंडीशन है जिस पे एक पर्टिकुलर फर्म का प्रॉफिट क्या होता है, एक इंडिविजुअल फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। एक इंडिविजुअल फर्म का प्रॉफिट कितना होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो जितना प्रॉफिट, जितना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा सकता था वो पर्टिकुलर मार्केट में, वो पर्टिकुलर सिचुएशन में, उतना वो फर्म ऑलरेडी कमा चुका है। अगर उससे ज़्यादा अगर प्रॉफिट कमाने की सोचेगा या प्रॉफिट अर्न करने की सोचेगा तो सीधा का सीधा उसको क्या होगा, लॉस होना चालू हो जाएगा। सो स्ट्रेट अवे ही विल गो टू सफ़र फ्रॉम द लॉसेस व्हेन ही विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज till the maximum point, till the equilibrium point. If he is producing, he will going to face the maximum profit, beyond which he will going to produce, तो he will going to suffer from the loss, in short. और ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या थी, कुछ याद है? वापस सेम चीज़ें मैं रिपीट करने वाला हूँ। इक्विलिब्रियम कंडीशन याद है आपको? ये एम आर कर्व, ये एम सी कर्व, फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये मैक्सिमम पॉइंट था जिसपे हमने ओ एम क्वान्टिटीज़ क्या की हैं, ओ एम क्वान्टिटीज़ का प्रोडक्शन किया है। तो ये सब क्या है, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन।
और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करके हमको क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम? मोनोपोली मार्केट क्या है? मोनोपोली मार्केट है सिंगल मार्केट, वो मार्केट जो मार्केट इंटायर मार्केट को डोमिनेट कर रही है, या फिर इंटायर मार्केट में एक ही सेलर है। सपोज़ कहीं इन फ्यूचर तुम्हारी जॉब लगी, कहीं पे किसी कंपनी में तुम्हारी जॉब लग जाती है और तुम एक पोस्ट पे हो, यू आर एट अ गुड पोस्ट, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यूज़ करने हैं कुछ चीज़ें, यू हैव टू यूज़ द सर्टन टूल्स। कुछ टूल्स तुमको यूज़ करके कंपनी के प्रॉफिट को क्या करना है, बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि कंपनी के साथ क्या हो रहा है, कंपनी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि कंपनी प्रोडक्शन तो कर रही है, कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा। हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बनाते जा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। माल भी बिक रहा है, माल सेल हो रहा है, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक सिचुएशन में एक स्टेज होता है जहाँ तक हमें क्या होना है, हमें रुकना पड़ता है। तो वो स्टेज इज़ नथिंग बट योर इक्विलिब्रियम स्टेज, और यू कैन से द स्टेज वेयर आर प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज्ड। प्रोडक्शन करते जाओगे, सेल करते जाओगे, तो हो सकता है तुम्हें इन फ्यूचर लॉसेस भी हों। माल तुम्हारा बिक रहा है, यू आर एबल टू सेल योर प्रोडक्ट, तुम अपने प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो वो सिचुएशंस को कवर अप करने के लिए हमारे पास क्या है, वो सिचुएशंस को कवर अप करने के लिए तुम्हें वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पहला कंडीशन क्या था, परफेक्ट कंपटीशन, याद है? फर्स्ट कंडीशन इज योर MC इज इक्वल्स टू MR, एंड सेकंड कंडीशन इज MC इज इंक्रीजिंग और MC कट्स द MR फ्रॉम बिलो। ये चीज़ें जो हैं बार बार रिपीट की गई हैं, अगर आपको याद होगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, और सेकंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। ये दो कंडीशंस हर जगह आने वाली हैं, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, या फिर आपका ओलिगोपोली मार्केट हो। हर जगह पे ये कंडीशंस आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि यही कंडीशन के बेसिस पे आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है कि वो फर्म कितने यूनिट तक प्रॉफिट अर्न कर सकती है, और कितनी यूनिट के बाद उसे अपने प्रॉफिट को क्या करना है, उसे अपने आउटपुट को रोकना है सेल होने से या प्रोड्यूस होने से। So that situations are there. Let us understand the methods of deriving those conditions under the monopoly. And here is the shape of a TR is not a straight line as it was in the perfect competition, but the upward bending as shown in the figure 4.3. अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू का शेप देखोगे तो लेट मी शो यू। ये है आपका टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू का शेप देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अपवर्ड स्लूपिंग है। ये क्या है, टोटल रेवेन्यू कर्व इज अपवर्ड बैंडिंग। अपवर्ड बैंडिंग मीन्स व्हाट, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज अपवर्ड बैंडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा सेल्स करने के लिए प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब प्राइस तुम्हारा कम होगा तो डिमांड मार्केट में बढ़ेगा इन केस ऑफ अ मोनोपोली। और यहाँ पे ये टोटल रेवेन्यू कर्व है, दिस इज व्हाट टोटल, ये हो गया आपका total cost curve. Let us draw the same on the different thing. जरा ध्यान देना, जरा ड्रॉ करते हैं हम। ये है आपका टोटल रेवेन्यू कर्व, और ये है आपका टोटल कॉस्ट कर्व। आई होप इट इज विजिबल टू यू। और यहाँ पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है पॉइंट A और एक आ रहा है पॉइंट B। पॉइंट A और पॉइंट B पे अगर ध्यान दोगे आप, पॉइंट A और पॉइंट B पे आपका टोटल रेवेन्यू इक्वल है टोटल कॉस्ट के। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द टोटल कॉस्ट। बट हमें कौन सी सिचुएशन देखनी है, हमें वो सिचुएशन देखनी है जहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन योर टोटल कॉस्ट। द कंडीशन इज कि टोटल रेवेन्यू आपका ज़्यादा होना चाहिए टोटल कॉस्ट के, या फिर द गैप, जो गैप है, गैप बिटवीन TC एंड TR इज मैक्सिमम। क्या कंडीशन है यहाँ पे, गैप बिटवीन
TC दैट इज टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू, ये क्या होना चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे तो सपोज फॉर एग्जांपल लेते ही ये एग्जांपल, सपोज ये दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है जहाँ पे आपका क्या है टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है एंड दिस इज लेट्स से Q। ओ सपोज ये यहाँ पे ये पोर्शन में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का गैप क्या है, बहुत ज़्यादा है। सपोज ये करते हैं कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का गैप ज़्यादा है। अब कैसे पता चला, हो सकता है कि ये सिचुएशन पे आपका दिस इज़ योर T1 एंड T2 जो आपका स्लोप डिसाइड करता है, दिस इज़ योर T1 एंड T2 विच विल गोइंग टू डिसाइड योर स्लोप। एंड ठीक उसी तरह यहाँ पे दिस इज़ T3 एंड T4 जो डिसाइड करता है स्लोप ऑफ अ टोटल कॉस्ट। अगर हम बात करें यहाँ पे डायग्राम में तो T1 और T2 आपका मार्जिनल रेवेन्यू के स्लोप है एंड T3 एंड T4 क्या है आपके मार्जिनल कॉस्ट के स्लोप है। जैसा मैंने बताया आपको, कंडीशन ये है जब हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के बीच का कंडीशन क्या है हमारे यहाँ पे, लेट्स सी इफ यू गोइंग टू सी क्या दिया यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू स्लोप्स अपवर्ड इनिशियली रीचेज अ मैक्सिमम पॉइंट एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग। It shows that the firm under the monopoly or any other imperfect market structure can sell an additional unit of a commodity only lowering the prices. And therefore, till the maximum point on the total revenue curve, the total revenue curve increases at decreasing rate and the slope of a total revenue curve at any level of a output measures the marginal revenue. जरा ध्यान देना, सब चीज़ें सही हैं। The slope of a total revenue curve at any level of output measures marginal revenue. And since the slope of a total revenue curve is falling till the maximum point, the marginal revenue also falls and less than the price for each additional output. तो यहाँ पे ये सिचुएशन में T1 and T2 आपका क्या है, these are nothing but the slope of your marginal revenue curve. तो अगर देखोगे तो ये सिचुएशन में गैप बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मोर, इसीलिए ये पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम कितना प्रोड्यूस करेंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे OQ क्वांटिटी। हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे OQ क्वांटिटी। अब हम OQ क्वांटिटी ही क्यों प्रोड्यूस करें, हो सक हम यहाँ पे Q1 भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम Q2 भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम यहाँ पे OQ1 भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और OQ2 भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रोड्यूस करना है क्या OQ। क्यों ऐसा, क्यों, व्हाट इज द रीज़न, द रीज़न इज द सेम कि ये पॉइंट A पे और पॉइंट B पे हमें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पॉइंट A पे प्रोड्यूस करना और सेल करने पे या पॉइंट B के प्रोड्यूस और सेल करने पे हमें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना प्रॉफिट हमको कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट Q पे, और यू कैन से जितना हम प्रोड्यूस करेंगे OQ क्वांटिटी प्रोड्यूस करने पे हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। और हमारा यही डिसीजन है, हमारा यही कहना है कि प्रॉफिट को क्या करना है, हमें मैक्सिमम करना है। T1, T2 और T3 एंड T4 ये क्या है, ये आपके स्लोप्स है MR कर्व एंड MC कर्व के। और ये सिचुएशन पे क्या है, ये सिचुएशन पे ये पॉइंट E और पॉइंट F, तो EF क्या है, EF इज नथिंग बट योर सिचुएशन द गैप इन बिटवीन द टू टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू, द टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू के बीच का गैप जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये सिचुएशन पे स्लोप ऑफ अ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, ये सिचुएशन में स्लोप ऑफ अ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड दैट्स वाई हमें क्या प्रोड्यूस करना है यहाँ पे OQ, दैट्स वाई हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करना है OQ। और ये जो है TC इज इक्वल्स टू TR, ये सिचुएशन A और B पे जो है उसे हमें ध्यान नहीं देना है। और ये था हमारा क्या, ये एक रिलेशनशिप है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का, जिसको हमने क्या किया, आज देखा कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को लेके। इसमें कुछ दो ही राय नहीं है, इसमें कुछ बताना नहीं है आपको, आपको भी पता है कि जब आपका टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होगा टोटल कॉस्ट से तब आपको क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कहने का बात सीधा है, बात सही है कि
आपको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए टोटल कॉस्ट के। तो जितना ज़्यादा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का गैप होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि गैप बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट द प्रॉफिट ओनली। वो क्या है, आपका प्रॉफिट ही है। तो सेम एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से। द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एंड द मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए। एंड दिस हैपेंस एट द आउटपुट वेयर द स्लोप ऑफ अ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व आर द सेम। जहाँ पे दोनों के स्लोप, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के स्लोप क्या हैं, बोथ आर सेम, एंड दैट इज टेंजेंट ड्रॉन टू द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व बिकम्स द पैरेलल टेंजेंट। कैन यू सी, नाउ लेट मी शो यू। आप देखो T1 और T2 और T3 एंड T4 को, इनका जो टेंजेंट है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों टेंजेंट जो हैं वो क्या है, इक्वल है, वो दोनों पैरेलल है, बोथ आर सेम, एंड दैट्स वाई हमने ये पॉइंट यहाँ पे लिया है। एंड फिगर 4.3 टेंजेंट T1 T2 ड्रॉन्स टू द टोटल कॉस्ट कर्व एंड टेंजेंट T3 T4 ड्रॉन्स टू द टोटल रेवेन्यू कर्व, जैसा हमने देखा, पैरेलल टू द ईच अदर एट द आउटपुट ON स्लोप OR स्लोप TR गिव्स द MR एंड TC पे जो है वो क्या है, MC है। T1 और T2 क्या है, T1 और T2 MR है, T3 एंड T4 क्या है तुम्हारा, MC है। T1 और T2 कहाँ पे आ रहे हैं, टोटल रेवेन्यू कर्व पे। T3 और T4 टेंजेंट कहाँ पे आ रहे हैं, आपके टोटल कॉस्ट पे। तो इसके हिसाब से T1 T2 आपका जो स्लोप है टोटल रेवेन्यू का स्लोप आपका है मार्जिनल रेवेन्यू, और T3 T4 टोटल कॉस्ट का स्लोप है आपका मार्जिनल कॉस्ट। बस आपको इतना याद रखना है कि द स्लोप ऑफ अ टोटल रेवेन्यू इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड स्लोप ऑफ अ टोटल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। And since the slope of at F and E are equal, at a output ON MR is equals to MC and thus ON output profit is maximum। तो हर चीज़ें वही सेम है कि स्लोप MC E और पॉइंट F पे MC और MR दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और याद है पहला कंडीशन आपको, पहले कंडीशन की अगर बात करें एज पर द फर्स्ट कंडीशन, MC इज इक्वल्स टू वॉट, योर MR कर्व। दैट इज ओनली द केस एग्जैक्टली। आई होप यू आर क्लियर विद इट। And this is how at a output level smaller than the Q1 and larger than the Q2 the firm incurs the losses। अब उसके बाद अगर देखें तो ये स्टेटमेंट का कहना क्या है, ये स्टेटमेंट का कहना है अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। और इन द सिमिलर मैनर अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे फिर लॉस होगा। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज योर सिचुएशन ऑफ लॉस इफ यू विल व्हाट वी विल गोइंग टू डू। दिस इज योर TC, दिस इज योर TR। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्यों, टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर दैन टोटल रेवेन्यू। और यहाँ पे क्यों लॉस हो रहा है, अगेन टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर दैन टोटल revenue। So this is only the case। So today हमने क्या किया, हमने रेवेन्यू मॉडल समझा और हमने एक इक्विलिब्रियम कंडीशन देखी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के बीच में। So आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट गो थ्रू विद दिस वीडियो एंड यू विल गोइंग टू रीड। जैसे ही आपने वीडियो देखा तुरंत ही आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन रीड कर लेना, देन इट विल हेल्प यू, ये हेल्प करेगा आपको बहुत अच्छे से समझने में रेवेन्यू मॉडल को। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल द टाइम रहो हमारे साथ। थैंक यू।